साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संचालक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आज का टॉपिक आपने देखा कि विश्व बैंक ने भारत को दी चेतावनी, तो वो क्या चेतावनी दी इस विषय में शॉर्ट में आपको बताएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और बहुत कम शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। दूसरा, कुछ ठंड भी है आज ज्यादा और हमारे एरिया में लाइट भी आज कट है, तो इस वजह से थोड़ी आपको असुविधा भी हो सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप बातचीत शुरू करने से पहले वही एक ही गुजारिश, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो, कमेंट्स और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए समय ज्यादा न लेते हुए आज की चर्चा शुरू करते हैं। कल अखबार में ये न्यूज आई थी कि विश्व बैंक ने भारत को दी कड़ी चेतावनी, और जो विश्व बैंक के चीफ प्रोफेसर हैं उनका नाम है इंद्रमीत गिल, जिन्होंने यह चेतावनी दी है। तो इसी विषय पे बातचीत करते हैं। अब बात की शुरुआत करें तो कहां से करें? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं अवतार है, देश का तारन हार है। ये तमाम नारे आपने देखा होगा। चौक चौराहों पे मोदी का पोस्टर देख रहे होंगे, पेट्रोल पंप पे मोदी का पोस्टर देख रहे होंगे, रेलवे स्टेशन पर मोदी का पोस्टर देख रहे होंगे। यानी कहीं भी चले जाइए, आप पार्क में जाएंगे वहां मोदी जी, पेट्रोल पंप पे वहां मोदी जी, सड़क के चौराहों पे वहां पे मोदी जी, बस स्टैंड पे वहां पे मोदी जी। तो हर जगह मोदी ही आपको मिलेगा। और मोदी 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 मोदी। लेकिन इस मोदी ने क्या किया ये आपको अच्छे से पता है। जहां हमें यह सपना दिखाया जा रहा है कि भारत 2047 में विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, वहीं जो कल ये करारा जवाब आया है विश्व बैंक से, इससे आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि हम विश्व के विकसित देशों में जा रहे हैं या हम विश्व के गुलामी के कागार पे जा रहे हैं। यह आकलन आपको करना है। आज हमारे देश के ऊपर विश्व बैंक का अगर अकेला कैलकुलेशन करें तो लगभग 103 अरब डॉलर रुपए का कर्ज है। और भारत की आम जनता पर अगर हम देखें तो वो 103 अरब डॉलर जो है, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या से, तो लगभग 75,000 रुपए अकेला विश्व बैंक का देने के लिए हमारे देश की हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को, यानी चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाने वाला है और चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी वाला है, के हिस्से आता है। लेकिन अगर इसका हम कैलकुलेशन इस आधार पे कर ले कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग, जिनको मोदी साहब ने बौना बना दिया या यूं कहें विकलांग बना दिया, 5 किलो राशन के ऊपर उनको एकदम से पाबंद कर दिया, यानी 5 किलो राशन पर मंथ, ये जो इनकी स्कीम है 5 साल तक चलेगी, उस 5 किलो राशन के बदले में न वह व्यक्ति नौकरी मांग सकता है सरकार से, न वह व्यक्ति सरकार से कुछ गिला शिकवा करेगा, क्योंकि उसको 5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ, वो अलग चीज है कि आजकल की नई युवा पीढ़ी जो है वो पढ़ाई लिखाई कुछ कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है, उसके लिए उन्हें कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन उसमें भी एक दो ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जिसकी वजह से उनके विचारों की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। ये आखिर सब कैसे होता है? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और हम आप मोदी जी के नाम की माला फेरते रहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हिंदुत्ववादी, हिंदू राष्ट्र हो, मतलब जितनी भी पराकाष्ठा की हद होती है, उन सभी चीजों को हम आकलन कर लेते हैं।
अब समस्या यहां आती है कि इस भारत को जो इसने विश्व बैंक ने दिया, इस पे आम आदमी के ऊपर क्या फर्क पड़े। आज अगर हम इस देश में देखें तो हमारे देश की जनता लगभग लगभग 90 से 95% के लोग कर्जदार। जाहिर सी बात है कि जो 5% हमारे पास बचे हुए हैं वो या तो बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति हैं और या तो बहुत अच्छे कारोबार से सटल। कारोबार का मतलब है वो किसी भी तरह का मध्यम वर्गीय मान लो या जैसे भी मान लो, जो भी मान लो, या जिनको कोई पूछता ही नहीं लोन लान के नाम ऐसे। अब रुपए की हालत जो है हमारे देश की आपने देख लिया, क्योंकि अब आपके पास लगभग 13 पैसे के आसपास रुपया बचा हुआ है। रुपया रुपया ना होकर के पैसे में कन्वर्ट हो गया। हमारी आपकी एक मानसिकता है कि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं और वही हमारे दिमाग में स्थिर हो जाता है। जितना पैसा मोदी सरकार ने और मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत प्रचार प्रसार पर लगाया, अगर उसका 1/4 हिस्सा मोदी सरकार लगा देती देश की आवाम के लिए तो शायद उसका बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलता। लेकिन दुर्भाग्य की ऐसा नहीं हो सकता। और अब इससे हमारे देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह विचार करने वाली बात है। विचार करने वाली बात यह है, एक आकलन के अनुसार से अगर मैं मेरा अनुमान लगाऊं तो अब आने वाले चंद दिनों में 2-3 घटनाएं हो सकती। पहली तो ये कि शेयर बाजार का मार्केट जो है वो डाउन आएगा, डाउन पोजीशन पाएगा, यानी शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा। शेयर बाजार का नीचे गिरने का मतलब होता है कि महंगाई एकदम चरम सीमा पे जाएगी। बैंकों में जिनके पैसे पड़े हुए हैं, शेयर बाजार के डाउन होते ही बैंकों में क्राइसिस हो सकता है। क्राइसिस कैसे होगा कि या तो बैंक डूबेंगे या बैंक का नेटवर्क जैसे अमेरिका में हुआ और हमारे हिंदुस्तान में भारतीय डाक खाने में ये चीज हो गया है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो रातों रात पैसे गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन, हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन। जितना कर्ज हमारे देश ने विदेश से उठा रखा है, उस कर्ज को देने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। अगर इसको आप गहनता से देखेंगे तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था शून्य है। शून्य क्यों है कि खेती हमारी खत्म है, पशुधन हमारा रहा नहीं, क्योंकि सब लोन पे है, कर्ज पे है। खेती में मौजूदा स्थिति क्लाइमेट चेंज का जो एक खेल खेला जा रहा है, इससे अगर आप देखें जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अनुसार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप मार्च अप्रैल में अपने गेहूं की फसल को निकालेंगे तो आपके पशुओं के लिए चारा बच सकता है? इसको आप जरा गहनता से सोचिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जो तूड़ी या भूसा जिसको हम कहते हैं, उसका उत्पादन हमारे पास लगभग 40% रह जाए। फसल का भी उत्पादन का यही हाल है। अब ये मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी क्या कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। हमारे देश में जो आम जनता है, ये जनता बातों पे विश्वास बहुत जल्दी करती है, और जो विश्वास कर लेती है उसी विश्वास का रिजल्ट है कि हम लोग दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं और अत्यधिक कर्ज में फंसते जा रहे हैं। यहां तक कि एक एक व्यक्ति के ऊपर एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले लेता है, दूसरा उतारने के लिए तीसरा ले लेता है, यानी इधर से उठा के उधर, उधर से उठाकर उधर, यही कर रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था उस व्यक्ति के पास नहीं। और इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर। हमारे देश में जिस चीज की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए वो है किसानों का फसल। उसकी तरफ ध्यान न दे करके हमारे आपके ध्यान को मंदिर मस्जिद के नाम पे डाइवर्ट किया जाता है। कभी तो ये मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी ये कर लेते हैं यहाँ का प्रयाग कुंभ का। अब आजकल इनके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं बचा है, तब ये प्रयाग के कुंभ की तैयारी में लगे हुए हैं
कभी मोदी जी लेटे हुए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, हमने इसको मना नहीं किया, क्योंकि ये उनकी आस्था है, उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत तौर पे उनकी निजी आस्था कह सकते हैं। इससे देश को क्या लेना है, लेकिन है क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को डाइवर्ट करना है, इससे अतिरिक्त कुछ। तो मेरे देशवासियों, आपसे यही अपील है कि हमें आपको जागना पड़ेगा। हमें मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी नहीं तो ये नहीं वो नहीं, ये सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। हमें अपने देश की आजादी, हमें अपने देश के संस्कार, हमें अपने देश की संस्कृति, हमें अपने देश की मुद्रा को बचाने के लिए आगे आना होगा। जब तक हमारा देश उपनिवेश मुक्त नहीं होगा, गौधन का रक्षा नहीं होगा, किसानों की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक हमारी यही स्थिति बनी। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, कोई सरकार नहीं, हम और आप व्यक्तिगत रूप से हैं। क्योंकि समय समय पे हम लोगों को जगाने के लिए कोई कोई आता रहा, लेकिन हम उसकी बातों को इग्नोर करते रहे। सुन तो लेते हैं कि चलो, और लास्ट में ये कैलकुलेशन करते हैं कि जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ। हमें इन सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। हमें अपने हक की लड़ाई के लिए, देश हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें सामने आना होगा। आज कोई भी मीडिया इन सारी बातों को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि पेड मीडिया है, जिनको जहां से मिल जाता है वो उन्हीं का गुणगान करने लगते हैं। गलत बातें तो कोई ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका कारण है कि ये अगर बोल देंगे तो इनके आका नाराज हो जाएंगे और फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है कि विश्व बैंक ने अगर भारत को एक चेतावनी दी है, तो इसको हमें आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जूम करके समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो। लेकिन अफसोस, अभी हम लोग सोए पड़े, और सो भी रहे हैं तो कुंभकर्णी नींद में, जिसका कि कोई मतलब अभी तक हमारे पास अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं, या यूं कहें पार्ट बी का कोई ऑप्शन नहीं। इन ऑप्शन को निकालने के लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम भारत के वाकई नागरिक हैं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि जो करना है सेना ने करना है, हम क्या कर सकते हैं, सरकारें करेंगी, तो हमारी आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भगवान राम जिस समय पे सेतुबंध रामेश्वरम की पुल को बना रहे थे, तो भगवान राम चाहते तो एक बाण में पुल बन जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जब बानरी सेना लगाई और राम नाम के नाम से पत्थर तैरने लग गए, जिससे पुल बना। तो उसमें विवरण आता, कहीं कहीं व्याख्यान आता है कि एक छोटी सी गिलहरी थी, अंग्रेजी में स्क्वेरल बोलते हैं, कि वो जाती उसी बालू रेत में लौट के पोट करके आ जाती और वहां आके अपने आप को झड़झड़ा देती थी। तो लोगों ने उससे पूछा, तो उसने ये कहा कि जब भी इस पुल का जिक्र होगा तो हमारा जिक्र जरूर आएगा। हमें आपको उस गिलहरी से सीख लेना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, देश की आवाम ही सब कुछ कर सकती है। अगर हम पूर्ण रूपेण से सेना पे डिपेंड हो जाएंगे, तो आज सेना भी हमारी, सेना के ऊपर उबर की कब्जा है, उबर निगरानी करता है सेना। जो विरोध करता है उसको इस दुनिया से उठा दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को हमें आपको समझना पड़ेगा और देश के लिए सामने आना पड़ेगा। ये हमने नहीं पढ़ा अखबार में, आपने भी पढ़ा। अगर मैं पढ़ सकता हूं तो आप भी पढ़ लिए होंगे कि विश्व बैंक ने भारत को चेतावनी दी। विश्व बैंक के अनुसार अगर हम डाटा को करें, तो विश्व बैंक कहता है कि अमेरिका की जो वर्तमान पोजीशन है, इसका 1/4 की स्थिति में, यानी 1/4 स्थिति में पहुंचने में हमें 75 वर्ष लग जाएंगे। अमेरिका का जो प्रत्येक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया है, उसमें लगभग $36,675 बताया है। और वहीं हमारे देश की अगर जनता का देखा जाए आमदनी, तो 20 रुपए से भी कम है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मोदी जी का ही डाटा कह रहा है, क्योंकि 5 किलो राशन। जिस व्यक्ति का 1,80,000 रुपए के नीचे का सालाना इनकम है, उसी के पीला कार्ड बने होंगे। और अगर 1,80,000 रुपए से नीचे है किसी का, तो सीधी सी बात है कि उसको लगभग लगभग आप मान ले 15,000 रुपए महीने की इनकम। 15,000 का मतलब है 500 रुपए रोज।
लेकिन किसी व्यक्ति का इतना है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति अगर दिहाड़ी करने जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करने जाता है, तो उसे जरूरी नहीं कि उसे 30 दिन दिहाड़ी मिल जाए। किसी को 20 दिन मिलता है, किसी को 15 दिन मिलता है, इससे अतिरिक्त नहीं मिल पाता। यानी हम एक तरफ तो हम भुखमरी के कागार पे हैं, धरातल के ऊपर अगर हम देखें तो हम भुखमरी के कागार पे, और सपनों में अगर देखें तो हम विश्व में विकसित देशों के लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। यह क्या? हमें सपने देखने के लिए कोई रोकता नहीं, सपना देखना हमारा अधिकार है, हम सपने देख सकते हैं। हम यहां बैठे बैठे हम भी प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देख सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कम से कम हमें वो प्रयास तो करना चाहिए। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे संभव? इसीलिए आप सभी से इस विषय पे हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। मेरा सिर्फ कहने का यही एक उद्देश्य है कि आपको अपने आप को मजबूती के साथ सामने आना होगा, तभी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश की जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। और इन सबको भी अगर आप छोड़िए तो आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। अगर आप ये सोचे कि मोदी को हटाने के बाद दूसरी पार्टी ला देंगे, वो कुछ करेगा, तो ये आपका भूल है। क्योंकि जो सरकार, जो पहले पिछली सरकार जो बना के जाती है, उसी को आगे इंप्लीमेंट कर देती है अगली सरकार। न ये हमें मोदी निहाल करने वाले हैं, न केजरीवाल, न राहुल गांधी। इसलिए हमें आपको अपना कमान खुद अपने हाथ में लेना होगा। यह आप भूल जाइए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको विचार करना और बारीकी से समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम आप जागेंगे नहीं है, जब तक हम लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसे ही छलावा होता रहेगा। जमीनी स्तर पे हमारे साथ छलावा ही हो रहा है। आज न किसान अपनी फसल स्वेच्छा से उत्पादन कर पा रहा है, न किसान, न जवान, न मजदूर। कौन एक व्यक्ति हमें आप बताइए कि जो अपनी इच्छा के अनुसार सारा काम कर ले रहा है? कहीं न कहीं हमें आपको हरासमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके, और वो तरीके हैं कानून के नाम पे लगा दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमसे कानून है या कानून से हम हैं, ये भी हमें आपको विचार करने की आवश्यकता है। कानून होता है जनता के हित के लिए बनाया जाता है। जनता के शोषण के लिए बने कानून को कानून नहीं, उसको फरमान कहा जाता है। और आज हम लोगों के साथ में यही हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का बैंक में कर्ज है तो उसके नाम से कुर्की का आदेश निकालने में डीएम 1 मिनट लगाता है, लेकिन अगर वही कर्जदार जाकर के अपना दुखड़ा डीएम के पास रोए कि हमारे साथ ये चीज हो गई, उसको सुनने के लिए डीएम 6 महीने लगा देगा। और ये भी नहीं कि आपके लिए कुछ अच्छी हिदायत वो दे दे, फैसला दे दे या आदेश दे दे। तो क्या कानून है? आए दिन सुनते रहता हूं कि कोई न कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, कोई आत्महत्या के लिए घर से निकल चुका है। अभी कल की घटना है कि हमारे किसान मजदूर जागृति मंच के कार्यकर्ता ने किसी भाई को, महाराष्ट्र मुंबई की बात बता रहा हूं आपको, जो ट्रेन के नीचे जा रहा था कट के मरने के लिए, कर्ज के दलदल में फंसा हुआ, उस व्यक्ति को वो भाई पकड़ता है और समझाता समझाता है। फिलहाल जैसे भी किया, उस व्यक्ति को बचाया, उस भाई को मैं सलाम करता हूं। कम से कम उस भाई ने एक जान तो बचाई। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में? यही क्योंकि बैंक, सरकारों ने बैंक के ऊपर प्रेशर दे दिया है कि भाई बहुत ज्यादा कर्ज हो रहा है, इसको उतारना है। और बैंकों ने क्या कर दिया? आम आदमी के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया। ये केवल प्रकार है उनको लूटना है। अगर लूटा नहीं जाएगा तो कर्ज उतरेगा नहीं। अगर आप ये सोचिए कि आपके देश की जो संपत्ति औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, खनिज बेचा जा रहा है, उससे कर्ज उतर जाएगा, तो यह असंभव है। क्योंकि हम जो चीज उनको बेच रहे हैं वो लगभग 85 गुना सस्ते रेट में दे रहे हैं, और उनसे जो चीज ले रहे हैं वो 85 गुना महंगे रेट पे ले रहे हैं। यानी 170% का घाटे के साथ जो हम सौदा करेंगे, तो उससे हम कैसे जीत हासिल करेंगे? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही कारण है कि बैंक एक तरफा कार्रवाई करता है, और यह
एक तरफा कार्रवाई इसीलिए होती है क्योंकि सरकारों ने बैंकों को पूरी छूट दे रखी। आरबीआई नामक एक टूल है इनके पास जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है। वहां से हमारे आपको दिमाग को डाइवर्ट इस तरीके से किया जाता है कि रेपो रेट नहीं घटाया, ब्याज दर नहीं घटाया, ईएमआई कम हो गई, यानी हमें आपको एक छोटी सी बबल गम दे दिया जाता है, उसको चूसते रहो। और इधर बैक डोर से बैंकों को कह दिया जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रिकवरी करके सरकार की झोली में डालो। कहां जाता है इतना पैसा? क्या ये सारे कानून नियम कानून गरीब आदमियों के लिए ही लागू होते? बड़ी बड़ी उद्योगपति, फिल्म स्टार, इनके ऊपर नहीं लागू होते हैं? नेता अभिनेताओं के ऊपर नहीं लागू होते? यह हमें आपको विचार करने की आवश्यकता है। कैसा देश है, कैसे हम जा रहे हैं विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में, जहां एक देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून हो। वहां हम कैसे इस चीज की इच्छा रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए? मेरे हिसाब से तो ऐसा करना एकदम से नागवार लगता है। अगर विश्व बैंक कल ये चीज नहीं चेताया होता तो शायद यह बातें हमारे सामने नहीं आती। खैर, हम ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, मेरे दोस्तों, आपको जागना होगा, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा आपको रखना होगा और देश में आगे आना होगा। जब तक आप आओगे नहीं, सामने आओगे नहीं और इन सरकारों का विरोध नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकारें कभी भी किसी का फायदा नहीं कर सकती। अगर आप ये सोचे 5 किलो राशन आपको मिल रहा है तो आप सबसे बड़ी मूर्खता समझ रहे हैं, क्योंकि उस 5 किलो राशन के पीछे आपको 5 साल के लिए विकलांग बना दिया। उस 5 साल में आप सरकार से नौकरी मांग सकते हो, न सरकार से कोई योजना के तहत लाभ मांग सकते हो, क्योंकि 5 किलो राशन आपको मिल रहा है। मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप में आपको कह दिया कि मैंने 5 साल के लिए योजना को आगे एक्सटेंड कर दिया। कितना अच्छा होता अगर मोदी जी ये कह देते कि जो 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं, उनमें से हम इस साल इतने 5 साल मुझे रहना है, 16 करोड़ लोगों को इस साल मैं नौकरी दे दूंगा, कारोबार करवा दूंगा और धीरे धीरे मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो कितना बढ़िया होता, हमारे देश के लिए स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता। लेकिन उन्होंने सरेआम कह दिया कि इस 80 करोड़ की आबादी को हम 5 साल के लिए, अगले 5 साल तक ये योजना लागू रहेगी। इसे हमें आपको समझने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। खैर, इस चीज को हमें अखबार में पढ़ के हमें बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं अपनी इस पीड़ा को आपके सामने रख रहा हूं और ये सोच के रख रहा हूं कि शायद इससे आपको कुछ समझ में आए और कुछ देश के लिए करने का जज्बा रखे। इसी के साथ दोस्तों आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को विनम्रता के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा यह लाइव आकर के बोलने का यह मकसद कतई नहीं है कि आपको मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी सरकार और किसी संगठन के खिलाफ भड़का रहा हूं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपना जुड़े रहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश के लिए एक बार जरूर सोचना मेरे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।